वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 जो कि है द यूनियन। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक और उसका जितना भी आर्टिकल्स था हमने पिछला वीडियो में कवर किया था। आज ये उसी का पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 के आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स है पार्ट 5 में और कौन कौन से आर्टिकल्स किन के लिए दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 5 में हमारा है द यूनियंस और कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक आता है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारा पार्ट 5 में आता है और ये द यूनियंस को दिया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट 5 बनाता है कि देश की सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जैसे कि प्रेसिडेंट कौन होता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी का रोल क्या होता है। तो ये सब हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट को दिया गया है, प्रेसिडेंट के लिए है आर्टिकल 52। इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा एक और देश का हेड प्रमुख प्रेसिडेंट होता है। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 52 में, ये प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53। ये किसको दिया गया है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर को। देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के नाम होती है और पेपर में पावर की प्रेसिडेंट की होती है। पेपर पे पावर प्रेसिडेंट की होती है पर एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। तो ये थी आर्टिकल 53। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 को, जो कि है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 जो है वह इलेक्शंस है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एमपीज़ एमएलएज मिलकर एक इलेक्शन करवाते हैं जो पब्लिकली वोट डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। वहाँ के जो जितने भी एमपीज़ एमएलएज रहते हैं वही लोग सिर्फ इसमें इलेक्टेड होते हैं और इलेक्शन में वोट देते हैं। आम जनता इसमें वोट नहीं करती है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का। तो आर्टिकल 54 में यही दिया गया है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट का। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55 जो कि है आर्टिकल 55 है हमारा इलेक्शन का सिस्टम। इलेक्शन का जो सिस्टम है वो हमारा इसमें डिस्क्राइब है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिग्नल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सेंटर और स्टेट का इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। ये सब बात हमारे आर्टिकल 55 में कही गई है। आर्टिकल 56 में क्या बोला है कि आर्टिकल 56 में हमारा है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुने जाएंगे और क्यों चुने जाएंगे। ये सब हमारा आर्टिकल 56 में लिखा गया है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाएंगे और भारत का प्रमुख हेड भी रहेंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 56 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की, जो कि है री इलेक्शन। आर्टिकल 57 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट का जब टर्म ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा, ये आर्टिकल 57 बोलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या बोला गया है कि क्वालिफ़िकेशंस को लेकर प्रेसिडेंट का जो क्वालिफ़िकेशन होता है, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो आर्टिकल 58 में डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहला क्या है कि इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला तो कंडीशन पूरा करनी है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 35 साल एज होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, कम रहेगा तो नहीं चलेगा। और लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। ये सब कंडीशंस है। लोकसभा का मेंबर बनने का लायक मेरा मतलब था कि कोई उनका दिवालिया ना हो जाए, मतलब कि कोई मेंटल उनकी हालत ठीक रहे प्रेसिडेंट बनने के लिए। क्योंकि वो मेंटल हालत उनकी ठीक नहीं रहेगी तो वो कैसे प्रेसिडेंट के पद पर रहेंगे। मेरा मतलब यही था कि लोकसभा का मेंबर बनने का लायक मतलब यही है कि उसका दिवालिया ना होनी चाहिए, मतलब वो पागल ना हो, उनका मेंटली हालत ठीक रहे।
तो ये थी हमारी आर्टिकल 58। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59 की, जो कि है ऑफिस रूल। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस रूल है, जैसे कि कोई और गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड नहीं करेगी और रेंट फ्री राष्ट्रपति भवन मिलेगी, ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 59 में बोला गया है। ऑफिस का जो रूल्स रेगुलेशन है वो आर्टिकल नंबर 59 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 की, जो कि है आर्टिकल नंबर 60 क्या बोलता है, ओथ्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं वो हमारा आर्टिकल नंबर 60 में कहा गया है। प्रेसिडेंट्स को जो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की और देश की कानून को फॉलो करने की, ये सब जो प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं वो हमारा प्रेसिडेंट का जो ओथ है शपथ पत्र ग्रहण करने की, जो कि है आर्टिकल नंबर 60 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 की, जो कि है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने पर हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को अगर कोई कानून उल्लंघन कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई गलत काम किया जाएगा, तो उसको उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली कि इम्पीचमेंट का आर्टिकल्स क्या होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रोसेस क्या होता है इसका कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इम्पीचमेंट कहाँ आती है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आती है। दोनों मिला करके 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी इम्पीचमेंट में ज़रूरी है। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर इम्पीचमेंट लागू नहीं होगी। तो ये आर्टिकल नंबर 61 बोलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 62 की, जो कि है आर्टिकल 62 बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो टाइमली होगा, ताकि प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली ना रहे। ये आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो रेगुलर करवाया जाएगा हर एक 5 साल बाद। तो ये इसमें मेंशन किया गया है, ताकि प्रेसिडेंट का जो पद रहे वो खाली ना रहे। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 63 की, जो कि है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 71 तक ये वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स है। ये वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एक होंगे हमारे देश के लिए, जो कि प्रेसिडेंट का जो है वो राइट हैंड होगा। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 64 की, जो कि है बीपी, मतलब बीपी का जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, उसके लिए दिया गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट का जो मतलब चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ये आर्टिकल 64 में डिस्क्राइब किया गया है। अब आर्टिकल 65 में क्या है कि प्रेसिडेंट के लिए ही है, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो या उनकी डेथ हो जाती है तो बीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट बन दिया जाएगा। टेम्प्रोरी नहीं, वो परमानेंट बना दिया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट की अगर परमानेंटली डेथ हो जाती है तो उसे वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे उनको प्रेसिडेंट का पद दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट एब्सेंट है या किसी कारण से नहीं मौजूद है, वो बीमार हो गए हैं, उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है, तो उनके जगह पर वाइस प्रेसिडेंट को लाया जाएगा। ये आर्टिकल 65 में डिस्क्राइब है। आर्टिकल 66 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपीज एमएलएज कराते हैं, ये इसमें लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 67 क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 साल का रहेगा। यही आर्टिकल नंबर 67 में दिया गया है। आर्टिकल 69 में क्या लिखा गया है कि शपथ पत्र मतलब ओथ्स, वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ पत्र लेंगे वो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 69 में। वाइस प्रेसिडेंट अपना काम शुरू करने से पहले शपथ लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के काम पहले दिया जाएगा। मतलब कि चीफ जस्टिस के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 69 में, शपथ पत्र को दर्शाया गया है। अब आर्टिकल नंबर 70 में देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट का काम संभालने का रूल। अगर आर्टिकल 70 में प्रेसिडेंट का जो काम रहेगा उसको संभालने का नियम कानून इसमें लिखा गया है। अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो या प्रेसिडेंट काम ना कर पाए तो कौन काम करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। पार्लियामेंट इसके लिए रूल बना सकती है।
प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट बनाएगी। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 71 की, जो कि है इलेक्शन से रिलेटेड है डिस्प्यूट की। मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्प्यूट का फैसला कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है इलेक्शन को लेकर के, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, तो उसका जो डिसीजन लेगा वो कौन उसका फाइनल डिसीजन लेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये कानून बनाया गया है आर्टिकल नंबर 71 में। आर्टिकल 72 में क्या है कि पार्डोन पावर, मतलब माफ़ी देने का अधिकार। आर्टिकल 72 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आपको एग्ज़ाम में एकदम 100% आपको ये आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम में। इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकते, किसी को भी अगर सज़ा हो गया है, उसको फांसी का सज़ा क्यों ना हो जाए, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसका सज़ा को माफ़ करवा सकता है। ये प्रेसिडेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है। और प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? तो प्रेसिडेंट आपका सज़ा माफ़ करवा सकता है, सज़ा कम करवा सकता है, डेट को भी माफ़ करवा सकता है। अगर जिसको उम्र कैद हो गया है, फांसी का सज़ा हो गया है, वो भी आपको आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट माफ़ करवा सकता है। माफ़ी देने का अधिकार को 72 आर्टिकल में दिया गया है। तो ये थी आर्टिकल नंबर 72। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 73 की, जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कहाँ तक होती है? जिसे सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, वहीं तक यूनियन की पावर। इंटरनेशनल टेरिटरी और फॉरेन मैटर को भी यूनियन के अंदर में डाला गया है। ये सब आर्टिकल नंबर 73 बोलता है, उसमें डाला गया है ये रूल को यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के लिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की, जो कि है हमारा आर्टिकल 74 और 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के लिए दिया गया है। तो आर्टिकल 74 में क्या है कि प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल मिनिस्टर की सलाह काम करेगी। जो मतलब कि प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट किसके सलाह पर काम करेगी? तो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट काम करेगी। रियल पावर किसके पास है? तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, लेकिन रियल जो पावर है वो ज़्यादातर पीएम के पास है। तो ये थी आर्टिकल नंबर 74। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 75 में क्या है कि पीएम अपॉइंट होता है और मिनिस्टर पीएम की एडवाइस पर रहती है और मिनिस्टर्स लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब आर्टिकल नंबर 75 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 की, जो कि है अटॉर्नी जनरल के लिए दिया गया है। देश का हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र कौन होता है? तो वो अटॉर्नी जनरल होता है। ये अटॉर्नी जनरल को दिया गया है आर्टिकल नंबर 76। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 77 को। आर्टिकल नंबर 77 में क्या है कि सारे जो काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। जैसे कि ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तभी वो लीगल मानी जाती है। प्रेसिडेंट रूल ऑफ बिजनेस बनाती है और कौन सा मिनिस्ट्री क्या काम करेगी, ये सब आर्टिकल नंबर 77 में दिया गया है। रियलिटी समझो इसका क्या है कि काम करता कौन है? तो वो काम करता है पीएम और मिनिस्टर्स काम करते हैं। नाम लगता किसका है? तो वो प्रेसिडेंट का नाम लगता है। रियलिटी यही है कि जितने भी पावर हैं वो उन प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के हाथ में है। लेकिन नाम किसका आता है? नाम आता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट तो एक बस जरिया है, बस जितने भी काम होगा वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से कर पाएंगे। और प्रेसिडेंट तो एक बस जरिया है, बेचारा क्या काम के लिए इसको रखा गया है समझ में ही नहीं आता है। तो काम सरकार का नाम प्रेसिडेंट का है, यही एक समझने का ट्रिक है। आर्टिकल नंबर 77, काम सरकार का, नाम प्रेसिडेंट का। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 की, जो कि है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी है वो इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 78 में।
ये आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बताती है, पीएम को क्या क्या बताना होता है प्रेसिडेंट को। ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 78 में दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सब डिसीज़न लेना, लॉ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में जाने वाली है, जो भी बात प्रेसिडेंट से पूछें, और क्या है कि पीएम जो है वो लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर, पीएम पोस्टमैन और बिटवीन कैबिनेट और ये ठीक है क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर और जो है वो कि पोस्टमैन रहता है किसके किसके का, तो कैबिनेट और प्रेसिडेंट का। तो ये थी आर्टिकल नंबर 78। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79 को। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक ये पार्लियामेंट को दिया गया है। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 ये सब पार्लियामेंट को दिया गया है। तो आर्टिकल 79 में क्या है कि पार्लियामेंट होगा, एक जो है वो पार्लियामेंट होगा, उसमें प्रेसिडेंट रहेंगे, लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा। यही बात आर्टिकल नंबर 79 में बोला गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 80 की, तो जो कि वो है राज्यसभा का स्ट्रक्चर। राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर होगा वो आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 81 में क्या दिया गया है, लोकसभा का स्ट्रक्चर। आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया था आपका राज्यसभा का स्ट्रक्चर, और 81 में आपका दिया है लोकसभा का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 83 की, जो कि है लोकसभा 5 साल और राज्यसभा परमानेंट कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसमें ये कही गई है 83 में कहा गया है कि लोकसभा का जो टर्म होगा, जो मेंबर है वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन जो राज्यसभा का जो मेंबर होगा वो परमानेंट होंगे, परमानेंट मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो लोकसभा होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाएंगे। ये बात हमारा डिस्क्राइब किया है आर्टिकल नंबर 83 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 85 को, कि जो कि है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बुला सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 85 में कही गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में बैठक बुला सकती है और किसी भी मीटिंग को डिसॉल्व कर सकती है, लोकसभा को भी डिसॉल्व वो कर सकती है। ये सब, लेकिन कुछ जेनेटिक रीजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका मन हो तो कर दे, ऐसा कुछ बात नहीं है, जेनेटिक रीजन भी होना चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 85 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बैठक बुला करके लोकसभा को मीटिंग को भंग कर सकता है, या किसी भी मीटिंग का भंग वो कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 85 में कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 86 की, जो कि है हमारा 86 में आपका दिया गया प्रेसिडेंट का अधिकार। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का अधिकार क्या होता है। प्रेसिडेंट के अधिकार की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, और एड्रेस करें और मैसेज करें। ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 86 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 87 की, जो कि है स्पेशल एड्रेस। मतलब प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस करता है, और फर्स्ट सेशन का स्टार्ट में जनरल इलेक्शन के बाद होता है। हर सेशन का फर्स्ट मीटिंग में इसमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ और प्लान्स को बनाती है। ये सब जो काम होता है ये आर्टिकल नंबर 87 में किया गया है, स्पेशल एड्रेस को लेकर के। शॉर्ट ट्रिक में समझे तो नया सरकार, नया साल, प्रेसिडेंट का स्पीच, ये सब हमारा दिया गया है आर्टिकल नंबर 87 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 88 की, जो कि है मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में हक। मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट में हक होता है वो हमारा आर्टिकल नंबर 88 में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर ना हो तब भी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। ये सब हक 88 आर्टिकल्स में दिया गया है। मिनिस्टर्स को वोट नहीं कर सकते हैं अगर मेंबर नहीं है, तो ये सब हक जो है हमारा आर्टिकल नंबर 88 में दिया गया है। बोल सकते हैं बट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं अगर मेंबर ना हो तब। अब मेंबर हैं तब तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो भी आप कुछ डिसीजन में आप सुझाव दे सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 88 में लिखा गया है कि मिनिस्टर्स का जो क्या हक होता है पार्लियामेंट में। ये आर्टिकल नंबर 88 में मेंशन है।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89 की, जो कि है राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो हमारा आर्टिकल नंबर 89 में दिया गया है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यह आर्टिकल नंबर 89 में कहा गया है। चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वोट तभी देता है जब टाई हो। मतलब कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो वोट नहीं देता है, लेकिन चेयरमैन होता है और वोट तभी दे सकता है जब कि दोनों चीज़ों में टाई हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, तब वोट दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट आरएस के रेफरी बनते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 90 की, जो कि है चेयरमैन का रिमूवल एंड रिजिग्नेशन। जो चेयरमैन है उसका रिमूवल प्रोसेस और रिजिग्नेशन का। तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है जो कि जो चेयरमैन के पद से अगर वो रिजिग्नेशन देना चाहते हैं तो ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। रिमूव भी हो सकते हैं राज्यसभा के रेजोल्यूशन से। तो ये सब थे हमारे आर्टिकल नंबर 90 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं 91 के। आर्टिकल नंबर 91 में क्या है, चेयरमैन एब्सेंट हो तो कौन काम करेगा। जब चेयरमैन एब्सेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हो तो उनके जगह पर कौन काम करेगी। तो ये सब हमारा 91 में दिया है। राज्यसभा का ड्यूटी चेयरमैन काम संभालता है। जब वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो जो राज्यसभा का ड्यूटी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन जो है, वो राज्यसभा का कार्यपाल संभालेगी जब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 91 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 92 की, जो कि है चेयरमैन वोट कब करेगी। चेयरमैन का जो वोट होगा वो कब करेगी। तो जो चेयरमैन है वो वोट नहीं करता है, सिर्फ टाइम है जब जो चेयरमैन है वो कभी भी वोट नहीं करता है। जब अगर केस अगर ऐसा आ जाए कि बराबर हो जाए, टाई हो जाए वोट, तभी वो वोट कर सकती है। ऐसे में वो नॉर्मली वोट नहीं करती है। तो ये थी आर्टिकल नंबर 92। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 93 की, जो कि है लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी। लोकसभा का जो स्पीकर है और उसका जो डिप्टी है उसके बारे में दिया गया है। लोकसभा अपने स्पीकर रखते हैं, डिप्टी स्पीकर रखते हैं, खुद चूज़ करती हैं लोकसभा। तो ये सब दिया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 93 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 94 की, जो कि है स्पीकर ड्यूटी रिजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोसेस की। मतलब कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो रिजिग्नेशन लेटर है वो इसमें दिया गया है कि इनको वो रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, रिमूव कैसे हो सकते हैं, ये सब प्रोसेस इसमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 94 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 95 की, जो कि है स्पीकर जब एब्सेंट हो तो उसका काम को कौन संभालेगा। अगर केस हम लोग देखते हैं, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो तो काम कौन संभालेगा। तो लोकसभा का जो कोई एक मेंबर है वही काम को संभालेगा। ये आर्टिकल नंबर 95 में मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 96 की, जो कि है स्पीकर वोट कब करेंगे। तो ये भी सेम है, स्पीकर नॉर्मली वोट नहीं करते हैं। जब टाई हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तभी स्पीकर्स की एंट्री होती है और वो वोट करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 96 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 97 की, जो कि है पार्लियामेंट में नया केस आए तब। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पोस्ट की जिक्र नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर उसको सॉल्व कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया है, मतलब कोई पोस्ट अभी बाकी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाली गई है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस केस को सॉल्व कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 97 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 98 की, जो कि है पार्लियामेंट का सेक्रेटरीज। राज्यसभा एंड लोकसभा अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं। स्टाफ और एक्सपेंसिव पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जो उसका जो स्टाफ है और जो एक्सपेंसेस है जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट का सेक्रेटरीज की जो स्टाफ्स है और जो एक्सपेंसिव्स है वो सब सैलरी वगैरह सब कुछ आर्टिकल नंबर 98 में दिया गया है और उसका जो सब कुछ डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट ही करता है।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 99 की, जो कि है एमपीज की ओथ, मतलब कि जो एमपी होते हैं उनकी शपथ पत्र की। तो हर एमपी को सीट लेने से पहले एक शपथ पत्र ग्रहण करनी पड़ती है। तो इसका शपथ पत्र कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट या उसका अपॉइंटमेंट पर्सन। प्रेसिडेंट दिलाएंगे या उनका जो अपॉइंटमेंट पर्सन है वो दिला सकते हैं। तो ये थी हमारी आर्टिकल 99। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 100 की, जो कि है हमारा आर्टिकल नंबर 100 में बोला गया है कि पार्लियामेंट का जो डिसीजन होगा मेजोरिटी से होता है। पार्लियामेंट का जितना भी डिसीजन होता है वो सब कुछ मेजोरिटी डिसाइड करती है। यह आर्टिकल नंबर 100 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 110 से लेकर 111 तक की, जो कि है मनी बिल्स। मनी बिल्स इसमें आती है 110 एंड 1111 जो है वो हमारा मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 110 क्या बोलती है कि आर्टिकल नंबर 110 बोलता है कि मेंशन किया गया है इसमें, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ये मनी बिल से रिलेटेड है और ये मनी बिल लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है। आर्टिकल नंबर 111 में क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव या रिटर्न या रोक सकता है। ये आर्टिकल नंबर 111 में कहा गया है। अगर प्रेसिडेंट को कोई रूल अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसको रिटर्न भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है। अप्रूव, रिटर्न या रोक सकता है, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी मनी बिल में अगर कुछ फॉल्ट हो तो 110 में बोला गया है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा और 111 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, रोक भी सकता है। ये सब चीज़ 111 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 112 की, जो कि है हमारा आर्टिकल 112 है, जो कि है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है, जो कि यूनियन बजट के नाम से दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसको ही हम यूनियन बजट कहते हैं। जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है इसको ही हम लोग यूनियन बजट कहते हैं। हर साल गवर्नमेंट इनकम और आदमी और एक्सपेंडिचर खर्च पार्लियामेंट के सामने रखती है। जितना भी जो इनकम हुआ है एक साल में, मतलब हर एक साल में जितना भी इनकम आती है, जितना भी टैक्स आता है, वो सब कुछ, जितना भी चीज़ खर्चा होता है वो सब कुछ पार्लियामेंट के सामने रखती है। तो ये बजट को देती है। यूनियन बजट में आती है 112 आर्टिकल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 113 की, जो कि है बजट पर वोटिंग। मतलब कि बजट में दो टाइप का खर्च होता है। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है वोटेड एक्सपेंडिचर। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब होता है इस पर वोट नहीं होता है। एग्जांपल, प्रेसिडेंट का सैलरी, प्रेसिडेंट का जो सैलरी है इस पर वोट नहीं होता है। जज का जो सैलरी है इस पर वोट नहीं होता है। तो ये है चार्ज एक्सपेंडिचर, इसी में आते हैं। अब हम बात करते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर में कौन कौन से चीज़ आते हैं। इस पर लोकसभा वोट करती है। तो ये थी आर्टिकल नंबर 113। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 114 की, जो कि है अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब कि पार्लियामेंट अप्रूव करे तभी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर सकती है। इसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। तो मतलब कोई भी गवर्नमेंट अपने मर्ज़ी से पैसा खर्च नहीं कर सकती है, वो जो कि उनको आर्टिकल नंबर 114 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल लेना पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी वो खर्च कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 114 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 115, जो कि है सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट मतलब अगर पहले बजट कम पड़ गया हो तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है। अगर कोई भी काम कर रही है सरकार तो उसमें अगर पैसा की कमी हो गई हो, जो पहले जो बिल पास हुआ था उसके हिसाब से पैसा कम पड़ गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री बजट, जो कि आर्टिकल नंबर 115 में है। वो उसको भी हम लोग अप्रूव करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, तभी वो मिलता है। तो ये आर्टिकल नंबर 115 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 116 में क्या है? आर्टिकल नंबर 116 में है वोट ऑन अकाउंट। मतलब कि बजट पास होने के टाइम में नया साल स्टार्ट हो रहा हो तो गवर्नमेंट टेम्प्रोरी पैसा चाहिए, तो वोट ऑन मिलता है। जब बजट पास होता है, जैसे कि नया साल आता है तो हर साल नया बजट एक पास होता है। तो उसमें जो नया साल का जब स्टार्टिंग होता है तो उसमें जो नया बजट पास होगा
वो गवर्नमेंट टेम्प्रोरी पैसा चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो देता है, वोट ऑन अकाउंट में मिलता है। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 116 जो कि है वोट ऑन अकाउंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 117 जो कि है फाइनेंस बिल। मतलब कि टैक्स लगाना या बढ़ाना ये सब डिसाइड होता है फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल लाया जाता है या मनी बिल होता है। तो ये सब जो है हमारा टैक्स को घटाना बढ़ाना जो भी सिस्टम इसमें आएगी आर्टिकल नंबर 117 में फाइनेंस बिल में रखी गई है इसको। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 118 की जो कि है पार्लियामेंट का रूल्स। पार्लियामेंट्स के जो रूल्स है वो आर्टिकल नंबर 118 में रखा गया है। राज्यसभा लोकसभा अपना रूल प्रोसीजर खुद बनाती है। जो राज्यसभा है और लोकसभा है वो अपना प्रोसीजर खुद बनाती है, ये आर्टिकल नंबर 118 में दिया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 119 की जो कि है फाइनेंशियल रूल्स। पार्लियामेंट पैसा रिलेटेड काम का रूल बनाती है। पैसा से रिलेटेड जितना भी रूल्स है वो पार्लियामेंट बनाती है फाइनेंशियल रूल के लिए। और हम बात करते हैं अब आर्टिकल नंबर 120 की जो कि है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भाषा रहेगी वो कौन कौन सी भाषा चलती है वो आर्टिकल नंबर 120 में दी गई है। पार्लियामेंट में यूज होने वाली भाषा है हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषा पार्लियामेंट में यूज होती है। प्रेसिडेंट अलाउ करे तो और लैंग्वेज भी आ सकती है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो और भी लैंग्वेज को ला सकती है। तो ये सब आर्टिकल नंबर 120 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 121 की जो कि है जज पर डिसीजन। जज पर डिसीजन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज कंडक्ट पर डिसीजन नहीं कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट पर डिसीजन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इम्पीचमेंट के टाइम ही अलाउ होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 121 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 122 की जो कि है कोर्ट का इंटरफेशन नहीं है। कोर्ट इंटरफेशन मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो होती है उसको कोर्ट में इंटरफेस नहीं करेगी। पार्लियामेंट में जितना भी रूल्स जो है वो कि फॉलो जितना भी रूल्स होता है उसमें कोर्ट कोई भी इंटरफेयर्स नहीं करेगी, कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकती है कोर्ट। पार्लियामेंट का काम कोर्ट नहीं है, ये सिंपल है। ये आर्टिकल नंबर 122 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 123 की जो कि है ऑर्डिनेंस बिल ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस बिल ऑफ द प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले सकता है। ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्प्रोरी लॉ होता है, जब इमरजेंसी लगती है तब ऑर्डिनेंस बिल आती है। पार्लियामेंट का सेशन वीक 6 वीक तक होता है। पार्लियामेंट का जो सेशन है वो 6 वीक तक होता है। ये सब आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124 की। 124 से लेकर के 147 तक आपका है सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया है आर्टिकल्स को। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। 124 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कब बना था ये सब बात 124 में रखी गई है। अब 124(2) में क्या लिखा गया है, जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। जज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। ये आर्टिकल नंबर 124(2) में रखा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 125 को। आर्टिकल नंबर 125 में क्या है, जज की सैलरी को मेंशन किया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस का जो सैलरी होगा वो डिसाइड इसमें आर्टिकल नंबर 125 में दिया गया है कि कितनी सैलरी होगी और उसका बढ़ोतरी भी किया जाएगा। ये सब चीज़ हमारा आर्टिकल नंबर 125 में दिया गया है। और इनकी जो सैलरी है वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। और सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर में होती है, वोट नहीं होती है इसमें। इसका जो सैलरी होता है, जज की जो सैलरी होती है वो चार्ज एक्सपेंडिचर में होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 126 की जो कि है एक्टिंग चीफ जस्टिस। मतलब कि अगर कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो तो ये पोस्ट खाली हो तो प्रेसिडेंट किसी सीनियर जज को एक्टिंग रख सकती है, उसको उसके पद पर रख सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रख सकता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो
और उसका पोस्ट खाली हो तो प्रेसिडेंट जो है वो उनकी जगह पर टेम्प्रोरी जगह के लिए रख सकती है किसी भी सीनियर जज को। आर्टिकल नंबर 127 में क्या दिया गया है, एडहुक जज, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में जज कम पड़ जाए तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह से हाई कोर्ट के जज को टेम्प्रोरी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकती है। ये आर्टिकल नंबर 127 में डिस्क्राइब है। आर्टिकल 128 में क्या है, रिटायर जज, मतलब रिटायरमेंट जो जज का होगा उसका लिखा गया है इसमें। रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट प्लस CJI के परमिशन से, मतलब चीफ जस्टिस के परमिशन से। जो जज मतलब कि रिटायर हो चुके हैं लेकिन अगर उनकी पावर है, पहुंच है, तो प्रेसिडेंट के परमिशन से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन से वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपना काम कंटिन्यू कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 128 कही गई है, ये डिस्क्राइब है इसमें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 129 की, जो कि है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोर्ट का रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अपने ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखता है, और कोर्ट ऑफ द पावर, ये पावर को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 129 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 130 की, जो कि है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मेन सीट है न्यू दिल्ली, और अगर चाहे तो प्रेसिडेंट चेंज भी कर सकती है उनकी जगह को, जो CJI की सलाह पर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनकी जगह को चेंज भी कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल न्यू दिल्ली में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट का मेन सीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 131 को। तो 131 में क्या है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब डिटेल केस में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मतलब कि जो केस है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकती है। सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट, मतलब कि जो छोटे लेवल के कोर्ट में आते हैं केसेस, चाहे तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 131 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 132 की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल, जो कि हाई कोर्ट से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। जितने भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 133 की, जो कि है सिविल अपील, मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, राइट, ये सब का जो केस होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड और राइट से रिलेटेड केसेस, ये सब अगर मैटर उसका चल रहा होगा हाई कोर्ट में तो वो डायरेक्ट अपना हाई कोर्ट का डिसीजन ना मान करके वो सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइनल डिसीजन ले सकता है, और जो एक बार सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुना दिया वही लास्ट डिसीजन मानी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 133 में डिस्क्राइब है। आर्टिकल नंबर 134 क्या है कि क्रिमिनल अपील, मतलब क्रिमिनल केसेस में डेथ सेंटेंस और सीरियस क्रिमिनल मैटर, मतलब कि फांसी की सज़ा हो गई हो या फिर सीरियस मैटर है, कुछ भी सज़ा हो गया हो, तो वो अगर वो उसको सज़ा से वो मतलब कि नाखुश है तो वो हाई कोर्ट से डायरेक्ट अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील करवा सकता है। तो ये हमारा 134 आर्टिकल में लिखा गया है। और जो अपील कर देगा, मतलब कि जो हाई कोर्ट में जो अपील किया है, अगर डिसीजन ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल डिसीजन वही मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34A की, जो कि है सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट अगर बोले ये केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो सर्टिफिकेट देती है। हाई कोर्ट अगर बोल दे कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देती है आर्टिकल नंबर 134A के तहत। तो ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इसको हाई कोर्ट का टिकट भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 135 की, जो कि है फेडरल कोर्ट के केसेस को, पुराने फेडरल कोर्ट के पेंडिंग केसेस को, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। जो पुराने फेडरल केसेस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी, ये 135 में लिखा गया है।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 136 की, जो कि है स्पेशल लीव पिटीशन SLP में। SLP को दिया गया है, SLP का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटीशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट का केस में स्पेशल परमिशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कोर्ट के केसेस में स्पेशल परमिशन दे सकती है। ये आर्टिकल नंबर 136 में दिया गया है SLP को, स्पेशल लीव पिटीशन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 137 की, जो कि है रिव्यू एंड पावर। रिव्यू और पावर के लिए बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने ही डिसीजन दोबारा देख सकते हैं आप लोग, तो ये 137 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 138 की, जो कि है एक्स्ट्रा पावर। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को और पावर दे सकती है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर दे सकती है अगर चाहे तो पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल नंबर 138 में दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 129 में क्या है, व्रीट पावर। मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट और व्रीट पावर दे सकती है। ये सब बात हमारा कहा गया है आर्टिकल नंबर 139 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 140 की, जो कि सप्लीमेंट्री पावर। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा काम पावर दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर और काम दे सकता है पार्लियामेंट। ये आर्टिकल नंबर 140 में है। अब आर्टिकल नंबर 141 में क्या है, लॉ बिंडिंग। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहेगा। तो अब आर्टिकल नंबर 142 में क्या है, कंप्लीट जस्टिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है और उसका डिसीजन लास्ट डिसीजन माने जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 143 की। आर्टिकल नंबर 143 में क्या दिखा गया है कि प्रेसिडेंट का एडवाइस। प्रेसिडेंट का जो एडवाइस है वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो अपना एडवाइस ले सकते हैं 143 में आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 144 की, जो कि है सुप्रीम कोर्ट की हेल्प। मतलब इंडिया के सारे अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगी। ये बात आर्टिकल नंबर 144 में कही गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 145 की, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का रूल्स। मतलब कि आर्टिकल नंबर 145 में सुप्रीम कोर्ट का रूल्स और रेगुलेशंस को मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर और रूल खुद बनाती है, ये अपना प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल नंबर 145 में। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 146, जो कि सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर एंड स्टाफ के लिए दिया गया है। चीफ जस्टिस कंट्रोल करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको जो कंट्रोल करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 146 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 147 की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो आर्टिकल नंबर 147 में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ, उनका मीनिंग क्या है वो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है। ये सब चीज़ आर्टिकल नंबर 147 में डिस्क्राइब है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 148 से। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक जो कि है वो CAG को दिया गया है। मतलब CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब कि आर्टिकल 141 जो है वो CAG को दिया गया है, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल को। तो 148 जो है वो यही बोलती है कि CAG अपॉइंट होता है। CAG का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल नंबर 148 में रखा गया है। और एक आर्टिकल नंबर 139 में क्या रखा गया है, आर्टिकल नंबर 149 में रखा गया है गवर्नमेंट का अकाउंट ऑडिट करना। मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो ऑडिट करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 149 में रखा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 150 की, जो कि है अकाउंट का फॉर्मेट। अकाउंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो आर्टिकल नंबर 150 में डिस्क्राइब है। अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 151, जो कि है
सीएजी का रिपोर्ट और प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे जाती है। सीएजी का जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी जाती है। ये सब आर्टिकल नंबर 151 में दी गई है। तो ये थी हमारे फुल वीडियो जो कि हमारा था पार्ट 5 की। हमने सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में कवर किया है और पार्ट 5 में जितने भी आर्टिकल्स आती है सबको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा था। तो अब आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 को। उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे सब कुछ हम लोग इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। थैंक यू।